अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियोस में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो पिछली वीडियोस के ऊपर भी आप लोगों ने काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स किए, इस वीडियो के ऊपर भी करें और आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर भी हमारी लाजमी लाइक्स और कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि आप कितना इंटरेस्टेड है और इसी के हिसाब से हम आपके लिए और वीडियोस अपलोड करते रहे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी AFNS के ऊपर जो हम वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, फिजिक्स के भी, इसके अलावा बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के भी, पास्ट पेपर्स भी कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ पर AFNS के नाम से प्लेलिस्ट है, AFNS 2024 के नाम से, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जो अभी तक हम AFNS के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज से हम पास्ट पेपर्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको पास्ट पेपर्स कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे A to Z, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके साथ जो रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे तो भी आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप वीडियो से ज़्यादा सीख सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 नाम कोर्स। ठीक है, और आप लोग ये भी बेहतर जानते हैं कि जो मैं ट्रिक्स पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो गेस्ट क्वेश्चंस मैं अपने वीडियोस के अंदर बताता हूँ तो 100% वही टेस्ट के अंदर आते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा रिजल्ट नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पे जाए, कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट हुए हैं तो उसमें हमारे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS का टेस्ट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ठीक है, तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। और यूट्यूब पर आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि लोगों ने क्या किया हुआ है, कभी अपने नाम के साथ सर लगा देते हैं, कभी अपना नाम के साथ डॉक्टर। तो सर या डॉक्टर लगाने से कोई ना तो सर बनता है ना डॉक्टर बनता है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है और जो आप पढ़ाते हो तो लोगों को उस चीज़ से पता चल जाता है कि आप डॉक्टर हो या नहीं, आप सर हो या नहीं। तो सिर्फ सर लगाने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए इन स्कैमर से बच के रहे, जो आप लोगों को कम फ़ी का जानसा देंगे, आप लोगों को कहेंगे कि 2000 में हम आपको AFNS की कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। तो आप खुद समझदार हो कि 2 सालों का कोर्स है, क्या 2000 में तैयारी हो सकती है? नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा कोर्स है, इतना बड़ा सीट है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो सिर्फ टेस्ट पास आपका हो जाएगा। सिर्फ टेस्ट पास होने से कुछ नहीं होता, मेरिट में नाम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखी होगी। 10 अगस्त जो है लास्ट डेट है। ठीक है, 10 अगस्त तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे तैयारी करनी है या जो हमारी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको मेरे यही इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग 8 या 9 तारीख को कर लें, ताकि एक तो आपको तैयारी के लिए टाइम ज़्यादा मिले, ठीक है, और आपको तैयारी अच्छी हो। इसके अलावा आपसे पहले जो लड़कियाँ टेस्ट दे के आएगी तो उनकी एक्सपीरियंसेस भी हमें मिल जाएंगे, तो उनको भी हम अपने एक ख़ास मेथड से सॉल्व करते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं। बाकी सेंटर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, जो सेंटर आपके करीब हो वो सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न बता देता हूँ। टेस्ट के अंदर आपके 4 पोर्शन होंगे और 19 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाले। ठीक है, 19 अगस्त को सबसे पहला टेस्ट है। इसी तरीके से 10 सितंबर तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्ट 10 सितंबर तक है। इट मीन्स कि ये 10-15 तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। ये 4 पोर्शन होंगे आपके टेस्ट के अंदर। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, तो टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है। तो इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं जो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, अपने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और हमारे कंप्लीट कोर्सेज के अंदर भी अवेलेबल है। बाकी भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, बाकी एकेडमिक आपके FSC कोर्स से आता है, मैट्रिक्स यानी, और पर्सनालिटी टेस्ट जो है इसमें 150 स्टेटमेंट्स होते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है। बाकी हमारा ये कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे करना है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, लेट सपोज अगर हमें पास पेपर्स के कोई 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाए तो ये तो नहीं कि बस हम उनका आंसर याद करेंगे और बस उनको इस तरीके से हम कर लेंगे ना। तो हम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मुझे कोई एक क्वेश्चन मिला, मैं आपको कोई भी कह सकता हूँ, लेट सपोज के ओवेलेशन कब होती है। ठीक है, लेट सपोज मुझे ये वाला क्वेश्चन मिला, ओवेलेशन किस डे को होती, तो मैंने तो बस ये लेट सपोज पास पेपर में क्वेश्चन आया कि ओवेलेशन किस डेट को होती, तो आप लोगों ने लिख दिया कि 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप लोगों ने 14 डे लिख दिया। तो ये तो आप लोगों ने जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पेपर में ये सेम क्वेश्चन ना आए, बल्कि इसके आसपास कोई और क्वेश्चन है। लेट सपोज अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए
को ओव्यूलेशन क्यों होती है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज की वजह से। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों सर्ज होते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन इसके ऊपर एक्ट करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करते हैं, ओव्यूलेशन करता है। इसी तरह ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल्स क्या कन्वर्ट, किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक येलो कलर का मास होता है। और ये क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। और इस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने क्या किया होता है पेपर में, तो क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि ओव्यूलेशन किस डेट को हो रही थी, लेकिन हमने उसके साथ रिलेटेड सारे पॉइंट्स उस चैप्टर से, उस टॉपिक से कवर कर लिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी से लाजमी आएगा। क्योंकि टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर क्या पॉइंट्स आने वाले ये चीजें। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जो एमसीक्यू जहां से उठाया होता है, तो हम उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके पढ़ते हैं, मोस्ट रिपीटेड। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे जितने पॉइंट्स हैं उनको अपने साथ कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है? कॉपी के अंदर उनको लिखते जाए, और जो जो चैप्टर मैं बताऊं तो उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करते जाए साथ साथ, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर को ध्यान से सुनिए और सारे पॉइंट्स अपने साथ नोट करते जाए, ठीक है? क्वेश्चन जो मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर लगाए हुए हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। तो आपका ऑप्शन होगा टू किल जर्म्स, ठीक है? टू किल जर्म्स, ये आपका आंसर होगा वहां पर, ठीक है? ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो आपका आंसर होगा फॉर ग्रूमिंग, ठीक है? एजुकेशन तो हर जगह से हासिल की जा सकती है, लेकिन मेन मकसद वहां पे ये होता है कि ग्रूमिंग हो। तो ग्रूमिंग में एजुकेशन प्लस उनकी डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर इज यूज पर, तो देखिए आपका आंसर होगा करंट अफेयर्स। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं नॉलेज, तो नॉलेज नहीं है। देखिए न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते ताकि हमें पता चल जाए कि आसपास क्या हो रहा है। तो अगर करंट अफेयर्स का ऑप्शन ना हो तब फिर आपने नॉलेज टेक करना है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इसके अलावा देखिए कार इज यूज फॉर, तो देखिए ट्रेवल, ठीक है? ट्रेवल के लिए यूज होता है, ठीक है? अभी देखिए 90% ऑफ 90, तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इस 90 का पहला डिजिट जो कि 9 है, इस दूसरे के 90 के पहले डिजिट वो भी 9 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 30% ऑफ 30, तो आपका आंसर क्या होगा? 30% ऑफ 30 किस तरीके से मालूम करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 2/2। तो इस किस्म के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप लोगों ने डमास रूल से सॉल्व करने हैं। डमास रूल क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीजन कर लेंगे, तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 + 2/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है? इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके वर्बल के मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चंस को गलत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर टू किल जर्म्स की बजाय प्रिजर्वेशन लिख देते हैं कि मिल्क को स्टोर करने के लिए हम उसको बॉयल करते हैं। टू किल जर्म्स इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है? प्रिजर्वेशन नहीं। इसी तरीके से व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो ग्रूमिंग की जगह एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है? तो आपका बेस्ट आंसर क्या है? एजुकेशन। इस तरीके से न्यूज़पेपर इज यूज पर वो करंट अफेयर्स की बजाय नॉलेज के ऊपर टिक कर देते हैं। कार इज यूज पर तो ट्रेवल, ठीक है? 90% ऑफ 90, तो उसका उनको पता नहीं होता। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस का कि आप लोगों ने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 981। इस तरीके से अगर पूछे 30% ऑफ 30, तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 40% ऑफ 40, 4 4 16। तो इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है? इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन 2 + 2/2 ये हमने डमास रूल से सॉल्व किया। डमास रूल में क्या है? सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ ले, अगर यहाँ पे आपको अभी तक किसी भी किस्म की मसला हो, ठीक है? अभी इसके बाद हम बढ़ते हैं देखिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की तरफ। ये पिछले 5 साल के पास पेपर्स को हमने स्कैन किया हुआ है, ठीक है? हम एकेडमिक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स हैं उनको हम स्कैन करते हैं। वहां से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो, जिस तरह यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज हर्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आए हैं पिछले 5 सालों में, तो उन सब को हमने एक जगह पे इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए तो सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर हमने दिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर।
तो पिछले 5 सालों के पास पेपर में जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं और उन रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए होते हैं, तो उस सब के सब हम इसी तरह से एक वीडियोस के अंदर अपने कंपाइल करके आप लोगों को सेंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी देते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इसी तरह से यूट्यूब पे हम आपको डेमो लेक्चर के अंदर जिस तरह प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरह हमारे ऑनलाइन तैयारी के अंदर होगी। तो अभी हर्ट के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 5 सालों में बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया तो कभी दूसरा, तो इसलिए जो हम आपको तैयारी करवाएंगे उसमें हम इसी तरह के सेलेक्टेड टॉपिक्स और जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कवर करेंगे और उसके ऊपर एक जगह पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम पहले पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले। अगर एक टॉपिक के साथ आप सारे एमसीक्यूज कवर कर लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, जिस तरह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हर्ट। हर्ट की वो कौन सी लेयर है जिसके अंदर कंट्रैक्शन होती है? तो याद रखिए, कंट्रैक्शन हमेशा मसल्स के अंदर होती है। ठीक है, मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है ना, मसल्स की फंक्शन भी यही है कंट्रैक्शन। तो अभी देखिए, हर्ट के अंदर आपके पास कौन से मसल्स होते हैं? कार्डिक मसल्स होते हैं। तो कार्डिक मसल्स हर्ट के कौन से लेयर में होते हैं? मायोकार्डियम में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अभी इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करके आपसे पूछा जाए कि कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ हर्ट, तो आपका आंसर होगा मायोकार्डियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर और क्वेश्चन आपसे पूछे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हर्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हर्ट कौन सा है? मायोकार्डियम। ठीक है, याद रखिए, इसके ऊपर अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हर्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हर्ट वो अलग चीज है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हर्ट कौन सी है? वो मायोकार्डियम है। चैम्बर में आपसे ये पूछा जाता है कि राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट या थिकेस्ट चैम्बर कौन सा है? और अगर लेयर का पूछे तो लेयर आपके पास मायोकार्डियम है। तो ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं इनिशियल टेस्ट में, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर लेते हैं और इसके अंदर एक ही ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, द कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हर्ट, कंट्रैक्टाइल में मतलब यह है कि हर्ट की वो लेयर जिसके अंदर मसल्स है, जिसकी कंट्रैक्शन हो। तो हर्ट के अंदर कौन से मसल्स है? कार्डिक मसल्स है। तो अभी हम कार्डिक मसल्स के फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कार्डिक मसल्स जो है, तो इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है। ये यूनिट से बना होता है, उस यूनिट का नाम क्या है? सार्कोमियर। तो द फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सार्कोमियर जो है यही ओरिजिनल में वो कंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट इसका यही है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, तो इस तरीके से ये फंक्शनल यूनिट है हर्ट का, सार्कोमियर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, हमारे पास जो कार्डिक मसल्स है ये मोनोन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड स्ट्राइएटेड है। मोनोन्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है? इस तरह की स्ट्राइएशन होगी उसके ऊपर। ठीक है, और हर स्ट्राइएशन के अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, मोनोन्यूक्लिएटेड। जिस तरह स्केलेटल मसल्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइएटेड भी है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइएटेड मसल्स कौन से? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएटेड ये आपके पास स्केलेटल मसल है। लेकिन मोनोन्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएशन, ये क्रॉस स्ट्राइएशन आपको नजर आ रही है ना? देखिए, ये क्रॉस स्ट्राइएशन आपको नजर आ रही है ना? ये एक सेल है जो आपको नजर आ रहा है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके अंदर देखिए क्रॉस स्ट्राइएशन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्राइएटेड, ये आपके पास कार्डिक मसल्स है। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएटेड ये आपके पास स्केलेटल मसल्स है। और ये डायग्राम भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये अक्सर ये आपके इनिशियल टेस्ट में आपको इस तरह का तस्वीर भी दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मसल। इससे पहले एक लेक्चर में इसके ऊपर बना चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, कि आप लोगों ने तस्वीर से मसल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको तस्वीर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें लेट सपोज स्मूथ मसल्स कौन से, कार्डिक मसल्स कौन से, तो भी आप लोगों ने करने। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशन नहीं होती, कार्डिक मसल्स में आपके पास स्ट्राइएशन होगी, ये स्ट्राइएशन, लेकिन न्यूक्लियस एक होगा। इसके अलावा स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन होगी लेकिन न्यूक्लियस ज्यादा होंगे। ठीक है, बाकी कार्डिक मसल्स को मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं। मायोजेनिक मसल्स का मतलब क्या है? मायोजेनिक मसल्स का मतलब ये है कि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं। आपको पता है कि ऐसे नोड के अंदर आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर एवी नोड के अंदर जाता है, फिर एवी नोड से फरकंजी फाइबर्स के थ्रू जाता है, इसी तरह पूरे हार्ट कंट्रैक्ट करता है। इसको बाहर से करंट की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद अपने अंदर करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको मायोजेनिक भी कहते हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स और मायोजेनिक मसल्स क्यों? क्योंकि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई द मायोजेनिक मसल, इस तरह का डायग्राम आपको दिया हो और आपसे पूछे कि मायोजेनिक मसल्स कौन से, तो मायोजेनिक मसल्स का मतलब ये है कि कार्डिक मसल्स। ठीक है, और क्यों मायोजेनिक मसल्स? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन एक्शन पोटेंशियल, दे डू नॉट नीड द इनपुट। ठीक है,
तो ये खुद अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। बाकी एसए नोड के अंदर आपके पास जनरेट होता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से फर्कंजी फाइबर्स के अंदर जाता है। तो इसलिए एसए नोड को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा है? एसए नोड। अगर एसए नोड काम करना छोड़ दे तो फिर एवी नोड होगा, अगर एवी नोड भी काम करना छोड़ दे तो फिर फर्कंजी फाइबर्स होगा। ठीक है, तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा होता है? जिसकी एक्शन पोटेंशियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर एसए नोड की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और याद रखिए अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एवी नोड कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि एवी नोड का लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि एसए नोड आर्टरिया के अंदर है, आर्ट्रियम के अंदर, और एवी नोड वेंट्रिकल के अंदर है। तो याद रखिए ये दोनों आपके पास आर्ट्रियम के अंदर है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम के अंदर है। तो ये चीज़ें आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल होने वाली है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपके पास देखिए स्टार्ट में आपके पास एसए नोड होता है, बाकी जहाँ पर आर्टरियो वेंट्रिकुलर जंक्शन है ना वहाँ पे आपके पास एवी नोड होता है। तो ये दोनों आपके पास लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर नहीं होते। तो अक्सर ये एवी नोड में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आपके पास वेंट्रिकल के अंदर है। तो ये आपका हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ हार्ट कौन सा है? मायोकार्डियम। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट भी मायोकार्डियम है। थिकेस्ट लेयर कौन सा है? अगर थिकेस्ट लेयर का पूछे तो देखिए थिकेस्ट लेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर्स में आपने कंफ्यूज नहीं हुआ। थिकेस्ट लेयर आपके पास कौन सा है? लेफ्ट फ्रंटिकल। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका हो गया ये कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक मसल्स हमारे पास देखिए मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे पास मल्टीन्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पास उसमें स्ट्राइएशन नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपने साथ लिखते जाए, यही आपके एमसीक्यूज है जो टेस्ट में आएंगे। ठीक है, कार्डिक मसल्स को मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं क्योंकि अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकते हैं। एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से फर्कंजी फाइबर्स में जाता है। एसए नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एसए नोड और एवी नोड दोनों लेफ्ट एट्रियम में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए इस एक पेज के ऊपर एमसीक्यूज। और ये सारे एमसीक्यूज जो जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हो चुके हैं, सारे वही पॉइंट्स हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको हार्ट शो किया है। हार्ट के ऊपर आपको एक लेयर नजर आ रहा है, देखिए एक थैली की तरह, शापर की तरह आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये एक शापर की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट पड़ा होता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर और हम देखते हैं, अभी इसकी यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शन लिए ना, यहाँ से मैंने हार्ट को कट करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज ये जो बाहर आपको पाउच नजर आ रहा है ना, तो ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है आपको, ये चीज है। पेरिकार्डियम के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिस तरह हम गाड़ी में मोबाइल डालते हैं ना, मोबलेन वगैरह डालते हैं, मोबाइल डालते हैं, तो इसका काम यही है लुब्रिकेशन, कि ये हार्ट की मूवमेंट को स्टेबल करे, स्टेबलाइज करे। ठीक है, पेरिकार्डियम का मतलब मकसद क्या है, इसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट मूवमेंट करता है लेकिन ये अपनी जगह फिक्स है। तो ये हार्ट को एक जगह पे फिक्स रखा होता है इसने, और इसके अंदर फ्लूइड होता है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास 3 तरह के पेड कोर्सेज है जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ हमारे नोट्स भी बाय कर सकते हो। अगर सिर्फ हमारे नोट्स आपने बाय करने तो उसके अंदर आपको मिलेंगे वर्बल ट्रिक्स के साथ, नॉन वर्बल विद सोल्यूशन, कंप्लीट एकेडमिक मिलेगा जिसमें आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब आ जाता है। पास्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, पिछले 5 सालों के पास्ट पेपर्स भी हम आपको देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे जहाँ पे हमारी डिस्कशंस होगी। तो ये जितना भी डिस्काउंट मैंने लगाया है, ठीक है, ये डिस्काउंटेड फीस है। ठीक है, और ये डिस्काउंटेड फीस जो है तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स के लिए, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ नोट्स आपको 3500 में मिलेंगे। नोट्स की नॉर्मल कीमत 5000 है, अभी आपको 3500 में मिलेंगे। ठीक है, नोट्स के अंदर क्या होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट एकेडमिक, पास पेपर्स और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड करेंगे। ठीक है, और आपके टेस्ट से पहले आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। इसी तरीके से आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, वर्बल आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और नॉन वर्बल आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद कंप्लीट नोट्स देंगे, जो 3500 वाले नोट्स, ये भी आपको सारे मिलेंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या होगा कि वर्बल नॉन वर्बल हम आपको पढ़ाएंगे और टीचर आपके साथ होगा। अगर किसी चीज़ की समझ आए तो पूछ सकती हो, आपको गाइड करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। ये आपको 5500 का मिलेगा। ठीक है, टेस्ट की गारंटी होगी, चाहे आप नोट्स लेते हो या ऑनलाइन तैयारी करते हो, इस बात की गारंटी देंगे कि अगर नोट्स लिए हो तो 100% क्वेश्चन हमारे नोट्स से आएंगे। बाकी अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हो तो 100% हमारे कोर्स से आएंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट में फेडरल, पंजाब, केपी सब बुक्स आते हैं।
तो भी अगर एक स्टूडेंट केपी की है तो फेडरल को पढ़ नहीं सकती ना, अगर एक स्टूडेंट पंजाब की है तो फेडरल बुक्स नहीं पढ़ सकती। लेकिन हमारे नोट्स में हमने ये तमाम चीज़ें कवर की है, उनको अगर आप कर लेते तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो इसके अंदर हम आपको वर्बल पढ़ाएंगे, ठीक है, ट्रिक्स पढ़ाएंगे वर्बल की, नॉन वर्बल आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, एकेडमिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आ जाता है, पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट नोट्स भी आपको देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे और टीचर भी आपके साथ होगा। इसकी हम आपसे कितनी फीस लेंगे? 8,000। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है, ये भी डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है, आपसे हम 8,000 लेंगे। टेस्ट की पासिंग गारंटी होगी 100। तो हार्ट की स्मूथ मूवमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे बाहर क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो याद रखिए ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम। फिर देखिए आपके पास हार्ट के 3 लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो आपके पास बाहर वाला लेयर होता है, ठीक है, वो क्या कौन सा है? तो सबसे बाहर वाला लेयर आपके पास आ जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद पेरिकार्डियल कैविटी आ जाती है, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी के बाद ये देखिए ये तो बाहर की चीज है ना। अभी हार्ट के जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ये तीन है। सबसे पहले एपिकार्डियम है, ठीक है, फिर उसके बाद मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम के ऊपर आपके पास कार्डियक मसल्स होते हैं और ये सबसे देखे थिकेस्ट लेयर, देखे थिकनेस किसकी ज्यादा है? इसकी है ना, तो इसलिए ये सबसे स्ट्रांगेस्ट लेयर भी है और ये सबसे थिकेस्ट ओर है, ठीक है। तो स्ट्रांगेस्ट लेयर कौन सा है आपके पास? मायोकार्डियम, ठीक है, और थिकनेस भी इसकी ज्यादा है। बाकी चैम्बर की अगर बात करें तो सबसे स्ट्रांगेस्ट चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से थिकेस्ट वाल कौन सा है? थिकेस्ट वाल, देखिए यहाँ पे थिकनेस इसकी सबसे ज्यादा है। फिर सबसे अंदर आपके पास होता है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हो गए। देखिए लेट सपोज अगर मैं इस तरह का हार्ट ड्रा कर लूँ ना आपके सामने, ये मैंने लेट सपोज, खैर ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैंने हार्ट ड्रा किया और यहाँ से मैं ये उठा लूँ तो सबसे अंदर मेरे पास कौन सा होगा? सबसे अंदर मेरे पास होगा विच लेयर? एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम के बाद कौन सा होगा? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद क्या होगा? एपिकार्डियम। फिर यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद आपके पास पेरिकार्डियम होगा, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर प्रोटेक्टिव पाउचिंग, ठीक है। और हार्ट का जो आउटर लेयर है वो कौन सा है? एपिकार्डियम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, तो एपिकार्डियम, क्योंकि ये तो हार्ट का अपना लेयर है ना। और अगर आपसे पूछे कि द आउटर प्रोटेक्टिंग पाउच ऑफ द हार्ट इज, तो पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, हार्ट के मसल्स के अंदर नहीं है, बल्कि हार्ट के बाहर एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हार्ट के बाहर शापर की तरह, शापरनुमा या एक बेग की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो आपका आंसर होगा एपिकार्डियम, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पाउचिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, तो पेरिकार्डियम। और यहाँ पे ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में आपके पास इन्फेक्शन हो जाए तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे इफ्यूजन हो जाए। अगर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाए तो आपके पास हार्ट को ये प्रेस करेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में लिखा है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा आपके पास तस्वीर ऐड किया हुआ है। तो ये तस्वीर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इसमें लेबलिंग हुई है। तो ये लेबलिंग आप लोगों ने याद रखना है, आपके टेस्ट में कोई भी पूछा जा सकता है। याद रखिए जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये तो आपके एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके एमडी कैट के लिए भी ज़रूरी है, इसके अलावा आपके नम्स के टेस्ट के लिए भी, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए तो ऑलरेडी हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तस्वीर आप लोग याद रख ले। अक्सर नम्स के टेस्ट में भी ऐसा होता है कि आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया जाता है और वहाँ पे आपको लेट सपोज अगर इस तरह का कहे कि ए, आप बताए कि ए नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, या अगर आपसे पूछे कि बी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, या आपसे पूछे सी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, डी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इस तरह की लेबलिंग होती है और आपको बताया जाता है कि आप बताए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये आपके पास होगा ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे देखें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह का एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? राइट आर्ट्रियम। ये डायग्राम आप अपने साथ बनाए, आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी देखिए इसके बीच में यहाँ पे एक वाल है, एक यहाँ पे वाल है, ठीक है। अभी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे? ये आप लोगों से अक्सर एमसीक्यू पूछता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा? ये। तो ये दो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ठीक है।
तो राइट वेंट्रिकल से आप देखें ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहां से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से फिर आपके पास कहां पे जाएगा, आगे के जो स्ट्रक्चर्स है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग से दोबारा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए लंग से ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया तो फिर यहाँ से आएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आपके लिए बना लिया, अभी इसकी मदद से हम इंतहाई आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखें एक वॉल यहाँ पे है, एक वॉल यहाँ पे है, एक वॉल यहाँ पे हो गया, एक वॉल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी इनके वॉल्स के हम नाम याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे मैं आपको वॉल्स बताता हूँ, ये 4 वॉल्स है, 1 2 3 4, एक एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे देखें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व इसको कहते हैं बाई कस्पिड, ठीक है, बाई कस्पिड, या और क्या कहते हैं इसको कहते हैं माइट्रल वाल्व, ठीक है, बाई कस्पिड और माइट्रल वाल्व, ठीक है, ये हो गया। बाकी उसके बाद आप लोग देख लें, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व है इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोगों क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ना पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि द वाल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इज, तो पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वाल्व है उसको क्या कहता है, तो ये आपके पास क्या है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है। एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एओर्टिक वाल्व, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो ये सारे आपके वाल्व्स हो गए, ठीक है। अभी राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, देखे तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में राइट वेंट्रिकल राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा से। यहाँ से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये सारे आपके एमसीक्यूज है। लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, फिर आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से ब्लड चला जाएगा पूरे बॉडी में, ठीक है। तभी आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में और यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, तो इसलिए सबसे थिक सबसे स्ट्रांगेस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के, ठीक है। तो पूरी बॉडी को अगर देखें आपके बाल में भी ब्लड जाएगा और आपके नीचे नाखून में भी ब्लड जाएगा, तो इसको कितनी जोर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे जो स्ट्रांगेस्ट लेयर है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर्टरी हैज द हाईएस्ट प्रेशर, तो एओर्टा के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए और भी यहाँ पर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, तो ये सारे तो आपके हो गए, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये देखें ये आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ये आपके पास पल्मोनरी वाल्व हो गया, ये आपके पास एओर्टिक वाल्व होगा, ये माइट्रल या बाइकैप्सिड वाल्व होगा, ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो आपके हो गए। अब ये आपके पास एओर्टा है, ये अक्सर एओर्टा का स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें, इसके ऊपर इस तरह से ए लिखा होता है कि आइडेंटिफाई द लेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप लोग अगर मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कि आप मुझे बताएं कि पल्मोनरी आर्टरी कितने है, क्योंकि ये जब हम जिस टाइम इनिशियल टेस्ट दे रहे थे ना, तो उस टाइम ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आया था कि पल्मोनरी आर्टरीज कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, पल्मोनरी आर्टरीज कितने हैं और पल्मोनरी वेन्स कितने हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग चेक कर लें। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये पल्मोनरी वेन्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। पल्मोनरी आर्टरीज एक ये है, एक ये है। तो हर लंग के लिए 2 पल्मोनरी वेन्स होते हैं और 1 पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पल्मोनरी आर्टरीज कितने हैं तो 2, अगर पूछे कि पल्मोनरी वेन्स कितने हैं तो 4। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग की किताब में दी गई होती है, लेकिन अक्सर लिखा नहीं होता इसको, तो आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। देखिए इंतहाई आसानी से ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना लिया है, अगर ये डायग्राम आपको याद हो ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं कर सकता। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।